सुप्रभात बच्चों। रासायनिक साम्य के अंतर्गत कल हमने साम्यावस्था, उसके प्रमुख लक्षण और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें अभिकारकों के संयोजन की अलग अलग कल्पनाएं की गई। जब भी दो पदार्थों के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनकी अभिक्रियाएं उनकी रासायनिक बंधुताओं पर निर्भर करती हैं। 1799 में बर्थेलो ने ये कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा पदार्थ की प्रकृति के साथ ही उसके आपेक्षिक द्रव्यमान से भी प्रभावित होती है। 1867 में गुल्डबर्ग और वागे नामक वैज्ञानिकों ने अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होंने एक नियम दिया, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इस नियम के आधार पर स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया की गति उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है और किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अब किसी भी पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वह उसकी मोलरता के समानुपाती होता है। आप यहाँ देख सकते हो, सक्रिय द्रव्यमान अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू मोलरता Cm या A इज इक्वल टू F इंटू Cm, जहाँ पे F उस पदार्थ का सक्रियता गुणांक है। सामान्यतया तनु विलयनों के लिए F का मान 1 होता है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू Cm। अर्थात किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता 1 लीटर विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होती है, या किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ की मोलर सांद्रता या पदार्थ के मोलों की संख्या बटे लीटर में पूर्ण आयतन, या पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार बटे लीटर में पूर्ण आयतन। मोलर सांद्रता की इकाई सामान्यतया मोल प्रति लीटर होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के हिसाब से अभिक्रिया की अभिक्रिया दर अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं यानी AB की मोलर सांद्रताओं के समानुपाती होगा, या अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। अगर अभिक्रिया 2A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो, यानी A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग होगा ये A इंटू B यानी A स्क्वायर इंटू B के बराबर होगा। ऐसे ही अगर दिया हुआ है
ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो अभिक्रिया की जो अभिक्रिया दर होगी वो समानुपाती होगी एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी के। सामान्यतया गैसीय अभिक्रियाओं में गैसों के सक्रिय द्रव्यमान उनकी मोलर सांद्रताओं के बराबर होते हैं। तनु विलयन में भी विलेय पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान उनकी मोलर सांद्रताओं के बराबर होंगे। सांद्र विलयनों में सक्रिय द्रव्यमान मोलर सांद्रताओं से कम होते हैं, क्योंकि विलयनों में विलेय पदार्थों के अणु अलग अलग न हो करके समूहों अथवा समुच्चयों के रूप में रहते हैं। यदि ठोस या द्रव विसमांग प्रावस्था में उपस्थित हो, अर्थात उस प्रावस्था में विलेय न हो जिसमें अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसकी मोलर सांद्रता स्थिर रहती है। यदि कोई गैस विसमांग प्रावस्था में उपस्थित है, तो एक वायुमंडलीय दाब पर उसका सक्रिय द्रव्यमान 1 माना जाता है, अर्थात यक्स वायुमंडलीय दाब पर उसका सक्रिय द्रव्यमान यक्स होगा। तनु विलयनों में जल की मोलर सांद्रता 55.55 मोल प्रति लीटर होती है तथा स्थिर रहती है। तो ये था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम और उसके आधार पर अभिक्रिया के अभिक्रिया दर का निर्धारण। अब आते हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को देखने के लिए आप देखो, कोई अभिक्रिया ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, यानी अभिक्रिया का वेग बराबर के इंटू ए इंटू बी होगा, जहाँ पर के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों के इकाई आणविक सांद्रता में होने की स्थिति में अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव समीकरण के हिसाब से k बराबर a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई के टी, जहाँ पे k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, a आवृत्ति गुणांक और ई ए सक्रियण ऊर्जा है। a तथा ई ए अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण हैं। अगर इस ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट हैं, ये लास्ट में बन गया प्रोडक्ट। यह जो है यह ई ए है, यानी सक्रियण ऊर्जा है, और ऊपर यहाँ पे जो बनेगा वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद कोई भी अभिकारक उत्पाद में यहाँ से दोनों की ऊर्जाएं क्रमशः बढ़ेंगी और यहाँ जो पार कर जाएगा वो आ जाएगा प्रोडक्ट में। तो यदि मान लेते हैं T1 और T2 ताप पर किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K1 और K2 हैं, तो उस स्थिति में log K2 बाई K1
इज इक्वल टू EA बटे 2.303 R विद इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 बटे T1 T2। यहाँ पे ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ जाएगा और यह पाया गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अधिकांश अभिक्रियाओं का वेग लगभग 2 गुना अथवा उससे अधिक हो जाता है। तो 10 डिग्री ताप के अंतर पर किसी अभिक्रिया के दो वेग स्थिरांक का अनुपात उसका ताप गुणांक कहलाता है। यानी ताप गुणांक बराबर KT प्लस 10 बाई KT इज इक्वल टू KT प्लस 10 बाई KT और ये आता है नियरली इक्वल टू 2 या 3। अब आते हैं साम्य नियतांक पे। साम्य नियतांक क्या है? मान लीजिए कोई उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी। इसमें दो अभिक्रियाएं होंगी, एक अग्र अभिक्रिया होगी और एक व्युत्क्रम अभिक्रिया होगी। अग्र अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग ये समानुपाती होता है एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B के, या बराबर हो जाएगा KF इंटू A इंटू बी के। व्युत्क्रम अभिक्रिया या विपरीत अभिक्रिया का वेग C और D पर निर्भर करेगा। ये समानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। तो इसका वेग हो जाएगा KBC इंटू D। जब भी रासायनिक साम्यावस्था आती है तो अग्र अभिक्रिया दर व्युत्क्रम अभिक्रिया दर के बराबर हो जाती है। तो उस दशा में KF A इंटू बी इज इक्वल टू KBC इंटू डी, यानी KF बटे KB बराबर C इंटू डी बटे A इंटू बी। और इसी को कहते हैं KC। KC होता है KF बटे KB बराबर C इंटू डी बटे A इंटू बी। KC को कहते हैं साम्य नियतांक या साम्य स्थिरांक। किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक अग्र एवं विपरीत अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में अंतर। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र अभिक्रिया के लिए अगर वेग स्थिरांक का मान K1 रखें और विपरीत के लिए K2 रखें तो साम्य स्थिरांक Kc का मान K1 बटे K2। वेग स्थिरांक की भांति साम्य स्थिरांक का मान भी अभिक्रिया की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान स्थिर तथा निश्चित होता है। अब गैसीय अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक Kp और Kc। आदर्श गैस समीकरण ये कहता है कि Pv इज इक्वल टू nRT या P इज इक्वल टू n बाई V इंटू RT, या इसी को लिखते हैं Pv इज इक्वल टू CRT। अब जहाँ पे C n बाई V है या मोलों की संख्या, प्रति लीटर में आयतन या मोलर सांद्रता है। इस समीकरण के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अब मान लेते हैं कोई उत्क्रमणीय गैसीय अभिक्रिया Ag प्लस Bg इज रिवर्सेस टू Cg प्लस Dg है। इसके लिए Kc का मान होगा एक्टिव मास ऑफ C इंटू डी बटे एक्टिव मास ऑफ A इंटू बी, और Kp होगा Pc इंटू Pd बटे Pa इंटू Pb। Pa, Pb, Pc और Pd साम्यावस्था पर A, B, C और D के आंशिक दाब हैं।
अगर इस अभिक्रिया को A इंटू बी बी इज रिवर्सेस टू सी सी इंटू डी डी लिखें तो के सी का मान होगा सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी बटे ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, और के पी का मान होगा पी सी टू द पावर सी पी डी टू द पावर डी पी ए टू द पावर ए एंड पी बी टू द पावर बी। इनके आंशिक दाब अगर निकालें तो पी सी इज इक्वल टू पी एन सी बटे सिग्मा एन, वैसे ही पी डी इज इक्वल टू पी एन डी बटे सिग्मा एन, पी ए इज इक्वल टू पी एन ए बटे सिग्मा एन, और पी बी इज इक्वल टू पी एन बी बटे सिग्मा एन। यानी कुल दाब गुणे मोल प्रभाज है। तो सिग्मा एन जो है एन ए एन बी एन सी और एन डी के योग है। तो के पी बराबर होगा पी इंटू एन सी बटे सिग्मा एन टू द पावर सी इंटू पी इंटू एन टी बटे सिग्मा एन टू द पावर डी बटे पी इंटू एन ए अपॉन सिग्मा एन टू द पावर ए एंड पी बी पी इंटू एन बी बटे सिग्मा एन टू द पावर बी, या एन सी टू द पावर सी एन सी टू एन टी टू द पावर डी बटे एन ए टू द पावर ए इंटू एन बी टू द पावर बी गुणे पी बटे सिग्मा एन टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, या के पी बराबर एन सी इंटू एन डी बटे एन ए इंटू एन बी इंटू पी टू द पावर पी बाई सिग्मा एन टू द पावर डेल्टा एन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं के पी बराबर के सी हो जाएगा इंटू पी बटे सिग्मा एन टू द पावर डेल्टा एन। अब केसी और केपी और केसी में संबंध, कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया ए इंटू बी बी इज इक्वल टू सी सी इंटू डी डी के लिए, यहाँ देखिए दिया हुआ है के सी बराबर सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी बटे ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, और के पी होगा पी सी टू द पावर सी इंटू पी डी टू द पावर डी बटे पी ए टू द पावर ए इंटू पी बी टू द पावर पी। हमने आपको बता रखा है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी पी इज इक्वल टू एन बाई आर टी, या पी इज इक्वल टू सी आर टी। वैसे ही इनको निकाल लेंगे पी ए सी ए आर टी, पी बी सी बी आर टी, पी सी 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 आर टी और पी डी सी डी आर टी होगा। के पी का मान हो जाएगा सी सी इंटू आर टी टू द पावर ए, वैसे डी डी टू द आर टी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए इंटू आर टी टू द पावर ए, बी टू द पावर बी इंटू आर टी टू द पावर बी, यानी के पी बराबर सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी बटे ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी इंटू आर टी टू द पावर सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, या के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन उत्पादों और अभिकारकों की अणुओं की संख्या का अंतर है। अब आते हैं साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है अभिक्रिया की क्रियाविधि। किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को व्युत्क्रमित करने पर साम्य स्थिरांक का मान व्युत्क्रमित हो जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3 है, तो इसके लिए K का मान जो होगा वो SO3 टू द पावर 2 बटे एक्टिव मास ऑफ SO2 इंटू O2। अगर अभिक्रिया को उलट दें 2SO3 इज इक्वल टू 2SO2 प्लस O2, तो यहाँ पर K बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ SO2 टू द पावर 2 इंटू O2 बटे एक्टिव मास ऑफ SO3 का स्क्वायर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साम्य स्थिरांक का मान भी व्युत्क्रमित हो जाएगा, KC1 बराबर 1 बटे KC2 हो जाएगा।
दूसरा है अभिक्रिया की स्टाशियोमेट्री, ये ज नहीं है, इसमें स्टाशियोमेट्री है केवल। अभिक्रिया की स्टाशियोमेट्री नियतांकों को कारक n से गुणा करने पर या भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे 2SO3 इज इक्वल टू 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर Kc1 का मान दिया हुआ है। उलट अभिक्रिया के लिए भी इसके K का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, Kc3 स्क्वायर इज इक्वल टू Kc2, यानी Kc3 इज इक्वल टू अंडर रूट Kc2। ऊपर अणुओं की संख्या 2 थी, नीचे अणुओं की संख्या 1 हो गई। तो जो दूसरा है Kc3 दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट Kc2। साम्य स्थिरांक का मान लिखने के लिए अभिक्रिया की मानक समीकरण अथवा दी हुई समीकरण का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3 है अभिक्रिया का तापक्रम। साम्य स्थिरांक पर तापक्रम के प्रभाव को हमने ऊपर लिखा था। इसको इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं 2.303 log बेस 10 Kca बटे Kc2 बटे Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई R T2 माइनस T1 बटे T1 T2, जहाँ पर डेल्टा H अभिक्रिया की ऊष्मा है। अब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान माइनस होता है। यदि T2 इज ग्रेटर दैन T1 देन Kc2 इज लोअर देन Kc1, अर्थात इन अभिक्रियाओं के में साम्य स्थिरांक ताप बढ़ने के साथ घटता है। दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। इसके लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है, अर्थात यदि T2 इज ग्रेटर दैन T1 तब Kc2 इज ग्रेटर दैन Kc1, अर्थात इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थिरांक ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। अब दाब तथा सांद्रता की इकाई पर। दाब और सांद्रता की इकाई बदलने से भी Kp तथा Kc के मान परिवर्तित होंगे। जैसे SO2 प्लस हाफ O2 इज रिवर्सेस टू 2 SO3, तो Kc का मान मोल प्रति लीटर टू द पावर माइनस हाफ होगा। तो ये थे साम्य नियतांक को या अभिक्रिया स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। अब साम्य स्थिरांक का महत्व क्या है। नंबर 1, साम्य सांद्रताओं की गणना। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं यदि ज्ञात हों तो साम्य स्थिरांक की सहायता से अभिकारकों की शेष सांद्रताओं और उत्पादों के मात्राओं की गणना कर सकते हैं। दूसरा है अभिक्रिया की सीमा की माप। साम्य स्थिरांक के मान की सहायता से हम यह कह सकते हैं कि साम्यावस्था स्थापित होने से पूर्व अभिकारक किस सीमा तक उत्पादों में परिवर्तित हो चुके हैं। और नंबर 3 है उत्पादों का स्थायित्व। साम्य स्थिरांक के मान की सहायता से अभिकारकों और उत्पादों के आपेक्षिक स्थायित्व की जानकारी प्राप्त होती है। यदि K का मान अधिक है तो उत्पाद अधिक स्थायी होंगे, और यदि K का मान कम है तो उत्पाद कम स्थायी होंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुप्रयोगों को कल बताएंगे। धन्यवाद।